छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए हमने एक मिशन शुरू किया है जिसका नाम है मिशन छत्तीसगढ़। तो बच्चों आपने कंटिन्यूअस इस चैनल में वीडियोस कक्षा 10वीं के विज्ञान के लिए आपको देखने को मिल रहा है। और अगर बच्चों आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके दोस्तों तक ये सारे वीडियोस पहुंच जाए ताकि सब के सब एक साथ हम क्या कर सके, पढ़ सके, सीख सके। तो बच्चों इसी कड़ी में मैं इस चैनल में कक्षा 10वीं के विज्ञान के लिए 3 से 4 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, जिस चैप्टर का नाम था अम्ल, क्षार एवं लवण। उसी वीडियोस का आगे का भाग आज मैं पढ़ाने वाला हूं। सॉल्ट, सॉल्ट मतलब क्या हमने देखा था, अम्ल और क्षार के बारे में हमने देखे थे। आज हम पढ़ने वाले हैं लवण। ठीक है, क्या है? लवण। और अगर आपको इस चैनल के वीडियोस में नहीं गए हैं, नहीं पढ़े हैं, तो जाके एक बार देख लीजिए। वहां मैंने सारे वीडियोस पीएच, इंट्रोडक्शन ऑफ पीएच और बहुत सारे जो है लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। तो आज मैं आपका 5वां लेक्चर लेने वाला हूं। आज कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को पूरा फिनिश कर दें। चलिए इसका हम इंट्रोडक्शन, इसका परिभाषा देखते हैं, क्या है लवण। ठीक है, चलिए हम जानते हैं कि जलीय माध्यम में अम्ल और क्षार क्रमशः H+ आयन, देखो बेटा इसके बारे में मैं आपको बताया था, और OH- आयन, H+ आयन और OH- आयन के बारे में मैं बताया था। जब अम्ल, अम्ल क्या करता है, अम्ल क्या करता है, जब इसको हम जलीय माध्यम में एक्वस मीडियम में जब डिसॉल्व करते हैं तो ये H+ आयन प्रोड्यूस करता है। और जब क्षार को हम जलीय माध्यम में घोलते हैं तब ये OH- आयन प्रोड्यूस करता है। ये बात मैं आपको बता चुका हूं। और जब ये दोनों H+ और OH- एक साथ जब अभिक्रिया करते हैं तब ये क्या बनाते हैं, तब ये बनाते हैं जल के अणु बनाते हैं और साथ ही साथ सॉल्ट बनाते हैं, जिसको बोलते हैं लवण। अब इसका परिभाषिक तौर पे देखें तो एक क्या होगा, अ सॉल्ट इज अ कंपाउंड फॉर्म्ड फ्रॉम एन एसिड by the replacement of the hydrogen in the acid by a metal। आपको थोड़ा सा कठिन लगा होगा, लेकिन मैं आपको इसको आसान तरीके से बताता हूं। इसका परिभाषा है, लवण ऐसे आयनिक यौगिक हैं, क्या है ये भाई, सबसे पहला इंपॉर्टेंट, लवण क्या है, आयनिक यौगिक है, आयनिक यौगिक है। तो ये बात आपको दिमाग में रखना है। पहला पॉइंट क्या है, आयनिक यौगिक है, जिसमें एक भाग धन आवेशित, जिसमें एक भाग क्या है, धन आवेशित, और दूसरा भाग क्या है, ऋण आवेशित। यानी कि इसमें धन और ऋण का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें धनात्मक आवेशों की संख्या ऋणात्मक आवेशों की संख्या के बराबर होती है। तो पहला इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हुआ, आयनिक यौगिक है, इसमें धन आवेशित और ऋण आवेशित होता है। और तीसरा है, इसमें जितने नंबर धन आयन होंगे उतना ही आपका ऋण आवेशित आयन होंगे। चौथा पॉइंट है, ये विद्युत का उदासीन होता है। क्या है ये, विद्युत का उदासीन होता है। ये विद्युत का उदासीन, ये भी हम बताएंगे आपको कैसे ये विद्युत उदासीन होता है। और बच्चों मैं आपको इसके पिछले लेक्चर में बताया था कि पीएच इसका उदासीन होता है, 7 होता है। 7 पीएच वाले क्या होते हैं, लवण होते हैं, सॉल्ट होते हैं, जो कि ना तो अम्ल होते हैं ना कि क्षार होते हैं। उसका पीएच होता है 7। ये मैं आपको बहुत अच्छे से पिछले लेक्चर में बता चुका हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लवण बनाने के कई तरीके हैं, जिसमें अम्ल और क्षारक की उदासीनीकरण अभिक्रिया सबसे इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। उदासीनीकरण जिसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है बच्चों, इसको अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं और इस तरीके से आपका जो लवण है या सॉल्ट का डेफिनेशन के तौर पे मैं आपको बता दिया। तो कुछ पॉइंट्स मैंने बताया, आयनिक यौगिक होते हैं, धन आवेशित और ऋण आवेशित की संख्या इसमें बराबर होते हैं, और ये H+ और OH आयन मिलके क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं। चलिए तो ये तो हो गया लवण की परिभाषा और लवण का थोड़ा सा उसका कुछ प्रॉपर्टी। अब चलिए चलते हैं, कुछ इसके एग्जांपल्स देखेंगे। यहाँ पे देखिए आपको कुछ उदाहरण दिख रहे होंगे, अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो आज हम पढ़ रहे हैं जो कि लवण, तो उसका उदाहरण मैं क्या बोला कि किससे मिलकर बनता है, उदासीनीकरण क्रिया से, उदासीनीकरण अभिक्रिया।
आपने इसको अपने प्रीवियस क्लास में, क्लास 9th में, क्लास 8th में जरूर पढ़े होंगे, जब अभिक्रिया के प्रकार पढ़े हो आप, दहन की क्रिया, उदासीनीकरण क्रिया। तो इस तरीके के जब आपने चैप्टर पढ़े हो तो उदासीनीकरण जरूर आपने पढ़े होंगे। तो उसमें सबसे पहला रिएक्शन है नाइट्रिक अम्ल के साथ, नाइट्रिक अम्ल लिखा है मतलब ये एसिड है, इसके साथ अभिक्रिया हो रहा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का। फार्मूला आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में कभी कभी फार्मूला पूछ देते हैं कि इस अम्ल का फार्मूला क्या है, इस क्षार का फार्मूला क्या है। तो बच्चों फार्मूला को क्या करना है, आप एक कॉपी में नोट करते जाना। थोड़ा अगर आपको लगता है कि इसमें फार्मूला है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी में लिखिए, वीडियो को पॉज कर सकते हैं, कुछ भी करके आपको कॉपी में फार्मूला लिखना है। तो ये नाइट्रिक एसिड जब अभिक्रिया करता है, ये धन का मतलब क्या है, दोनों को जोड़ रहे हैं, तो एक कंपाउंड बनता है पोटेशियम नाइट्रेट। और मैं आपको ये भी बता चुका हूं कि अब अगर आप कंफ्यूज होते हो सर कि ये पोटेशियम में के है, एच है, तो ये कैसे अभिक्रिया करेगा, मैं आपको बताया था इसका धन आवेशित भाग H+ जो धन आवेशित है, इसका ऋण आयन से अभिक्रिया करेगा। तो ये H वाले किसके साथ अभिक्रिया करेगा, इसके साथ। और इसका जो ऋण आवेशित भाग है, ये जो NO3- है, वो किसके साथ अभिक्रिया करेगा, पोटेशियम के साथ। तो देखिए यहाँ पे एक कंपाउंड, एक यौगिक बना है, उसका नाम है पोटेशियम नाइट्रेट। और इस पोटेशियम नाइट्रेट को क्या बोलते हैं, ये है आपका लवण और साल्ट। सही क्या बोला था मैं, एक भाग धनावेशित और दूसरा भाग ऋणावेशित। तो यहाँ देखिए जो के है, ऐसे लिखते हैं इसको, के को ऐसे लिखते हैं K+ और NO3-, एक NO3-, यानी कि ये आपका ऋणावेशित भाग है और ये आपका धनावेशित भाग है। तो बच्चों आपको बताया था कि दूसरा भाग क्या बनेगा, जल बनेगा। जल यानी कि आपको है वाटर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, वाटर। दूसरा एग्जांपल है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला होता है H2SO4। क्या होता है, H2SO4। और यहाँ पे आपको एक AQ लिखा हुआ दिख रहा है, तो इसको पूछ सकते हैं आप कि ये AQ का मतलब क्या है। AQ का मतलब होता है एक्वस। क्या होता है, AQOUS, एक्वस। इसको हिंदी में बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं जलीय माध्यम। एक्वस यानी कि इंग्लिश, और हिंदी में बोलते हैं इसको जलीय माध्यम। तो जलीय माध्यम का मतलब क्या है, जल में खोल रहे तो जलीय माध्यम। अब इस एक्वस अम्ल को, जो भी सल्फ्यूरिक अम्ल है, उसको जब हम कॉपर हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं, कॉपर हाइड्राइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो इसका एक लवण बनता है, सॉल्ट बनता है, वो कहलाता है कॉपर सल्फेट। ये देखिए कॉपर सल्फेट, और जल तो बनेगा ही। तीसरे प्रकार के आपके अम्ल है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल को जब हम अभिक्रिया कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, NaOH के साथ, तो आपका बनता है, आपका जो प्रोडक्ट उत्पाद बनता है वो है आपका सोडियम एसिटेट। और ये क्या है, ये सारे के सारे क्या है, सॉल्ट है, लवण है। और चौथे प्रकार के आपके पास, हाँ एसिटिक अम्ल जो है आपका, हाँ एसिटिक अम्ल का ही अगर हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है भाई, ये तो क्षार है हमारा, हमको पता है, जिसमें OH रहता है। देखिए OH दिख रहा है, OH। तो मैं आपको बताया था जिस भी कंपाउंड में, जलीय विलयन में OH आयन उत्पन्न होता है वो है आपका क्षार। चलिए तो अब देखिए इसमें CH3CO- जो भी आपका धन आवेशित भाग है, वो किसके साथ अभिक्रिया करेगा, इसके ऋण आवेशित भाग क्या है इसका, OH-। तो क्या बना दिया, जल बना दिया। और दूसरा आपका CH3O-, ये इसका ऋण आवेशित भाग है, और ये आपका धन आवेशित है अमोनियम, तो ये क्या बना दिया, अमोनियम एसिटेट। तो ये क्या हुआ इसका, ये हो गया साल्ट या लवण। चलिए तो आपको इतना क्लियर हो गया कि अम्ल और क्षार जब भी क्रिया करते हैं तो कौन सी अभिक्रिया होती है, उदासीनीकरण की अभिक्रिया होती है, और उसमें क्या बनता है, उसमें बनता है सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर हो गया। आगे स्लाइड में और आगे मैं आपको बताता हूं कौन कौन से और एग्जांपल्स हैं। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में लिख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा इंग्लिश आपको दिख रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि सॉल्ट है, नेम ऑफ सॉल्ट आपने लिखा है, सॉल्ट का नाम है पोटेशियम सल्फेट। तो आपको यहाँ पे इसका फार्मूला लिखा हो, देखिए K2SO4। अब यहाँ पे तुमको एक मैं आइडेंटिफाई करके बता दिया हूं कि जो KOH है, इसमें जो KOH, जो भी इसमें पोटेशियम रहा होगा वो कहां से आया है, तो इसका एसिड, इसका बेस था आपका KOH और इसका एसिड है आपका H2SO4। यानी कि
आपका बेस पार्ट क्या था, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड को जब हम मिलाते हैं तो क्या बनता है, पोटेशियम सल्फेट। चलिए दूसरा है सोडियम सल्फेट। अब ये सोडियम सल्फेट कैसे बना होगा, ये तो ना अम्ल है ना तो क्षार है, ये तो लवण है, तो कैसे बना होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2SO4 की अभिक्रिया से क्या बनता है आपका सोडियम सल्फेट। नेक्स्ट उसी तरीके से कैल्शियम सल्फेट, क्या है ये, कैल्शियम सल्फेट। अब आपको इतना समझ आ रहा होगा कि ऐसा कोई सल्फेट ग्रुप है SO4, एक ग्रुप है सल्फेट SO4 ग्रुप है, वो ज्यादातर आपका जो सल्फ्यूरिक एसिड पार्ट है H2SO4, देखिए यहाँ पे भी H2SO4 है, यहाँ पे भी H2SO4 है, ये सब H2SO4 जो है वो एसिडिक पार्ट से आ रहा है, यानी कि इसका जो SO4 ग्रुप है वो आपका एसिड से आ रहा है, और जो इसका मेटल है, ये देखो ये धातु है ना भाई, कैल्शियम धातु है, पोटेशियम धातु है, सोडियम धातु है, तो इसका जो धातु वाला जो पार्ट है वो आपका कहां से आ रहा है, बेस से आ रहा है, क्षार से आ रहा है। उसी तरीके से जो चौथा है आपका मैग्नीशियम सल्फेट। अब यहाँ पे देखिए भाई, अभी आपको बताया सल्फ्यूरिक एसिड है तो ये क्या देगा, सल्फेट ग्रुप देगा, और ये मैग्नीशियम। चलिए नेक्स्ट है आपका कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट क्या है भाई, यहाँ पे देखिए कॉपर हाइड्रोक्साइड है, OH देखिए, मतलब आपको समझ जाना है क्या है बेटा, क्षार, और ये सल्फ्यूरिक एसिड, अपना तो सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला जानते हैं। फिर है आपका नेक्स्ट सोडियम क्लोराइड। हाँ अब देखिए सोडियम क्लोराइड बहुत कॉमन सॉल्ट है जो कि हम अपने घरों में सब्जी में डालते हैं, NaCl, उसका फार्मूला क्या है, NaCl। अब जैसे सल्फेट ग्रुप था सल्फ्यूरिक एसिड से, वैसे ही आपका क्लोरीन ग्रुप आएगा, कहां से आएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, और ये कहां पाया जाता है, बताया था मैं पिछले वीडियो में, देखिएगा मैं बताया था स्टमक में, अमाशय में पाया जाता है HCl, तभी तो हमारा खाना क्या होता है, डाइजेस्ट होता है। चलिए अब आता है सोडियम नाइट्रेट। नाइट्रेट मतलब क्या, NO3। ये फार्मूला अपने कॉपी में लिखते जाइए, मैं थोड़ा सा यहाँ को इरेज कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये अब मैं मिटा देता हूं, आप इसको स्क्रीनशॉट लिए और आपको फार्मूला को लिखना है भाई, क्यों, फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आगे क्लास में भी आपको बहुत काम आएगा फार्मूला। चलिए उसी तरीके से आपका जो NaMnO3 था सोडियम हाइड्रोक्साइड से आएगा, HNO3 से आएगा। अब आता है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट बताया था मैं क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट बताया था आपको, वॉशिंग सोडा जो होता है, निरमा जो होता है, वो होता है आपका सोडियम कार्बोनेट। और ये सोडियम कार्बोनेट कैसे बनता है, आपका ये कार्बोनिक एसिड जो H2CO3 है और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्शन होता है तो ये बनता है। ये सारे के सारे क्या है, लवण के उदाहरण है भाई, लवण, ये आप लिख लीजिए, और ये उसका फार्मूला है, और ये बेस है, और ये एसिड। लास्ट है आपका अमोनियम क्लोराइड। ये भी देखिए कैसे बन रहा है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और HCl के साथ जब अभिक्रिया कर रहे हैं तो बन रहा है अमोनियम क्लोराइड। तो इस तरीके से आपका लवण का जो उदाहरण मैंने आपको बताया, इतने सारे क्या, और बहुत सारे कॉमन सॉल्ट हैं जो हम अपने लैब में अपने जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो यूज करते हैं। धीरे धीरे आपको ये सब मैं बताते जाऊंगा। आज के लिए लवण का एग्जाम्पल इतना ही। अब देखिए थोड़ा सा मैं आपको कुछ इसका नामकरण बता देता हूँ, कुछ ट्रिक्स बता देता हूँ, कैसे आपको पहचानना है सर ये कौन सा सॉल्ट है, कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है। तो ट्रिक्स कैसा है, देखिए थोड़ा सा आपको इंग्लिश दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रिक्स ये है, अगर आपको दिखता है कहीं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, भाई अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिखेंगे, हिंदी में भी लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने लिखा हाइड्रोक्लोरिक एसिड को क्या ही लिख सकते हैं, अम्ल लिखेंगे। तो हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड है उसको क्या बोलते हैं, उसके सॉल्ट को बोलते हैं क्लोराइड। इसीलिए आपको घर में जब यूज करते हो ना तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यहाँ लिख देता हूं मैं, सोडियम क्लोराइड बोलते हो भाई, सोडियम क्लोराइड। नमक का फार्मूला है NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो अगर आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कोई लवण बन रहा है तो उसके आखिरी में क्या लगेगा, क्लोराइड। चलिए इतना तो जान गए। दूसरा है, अगर हमारे पास कोई सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल का कोई सॉल्ट है तो उसके आखिरी में लगेगा सल्फेट। क्या लगेगा, सल्फेट। तो देखिए ये सोडियम क्लोराइड दिख रहा है आपको, ये देखिए कॉपर सल्फेट जो नीला कलर का है, कॉपर सल्फेट दिख रहा है, और ये सोडियम सल्फेट दिख रहा है, ये क्या आपका सोडियम सल्फेट दिख रहा है। चलिए उसी तरीके से अगर आपके पास नाइट्रिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल देखना, अगर आपको मौका मिले आपके लैब में जाने का तो एक बोतल में रहता है नाइट्रिक एसिड लिखा रहता है, उस नाइट्रिक एसिड के साथ अगर कोई लवण बनता है तो वो कहलाता है नाइट्रेट। क्या कहलाता है, नाइट्रेट। तो जिसके भी नाम के आखिरी में क्लोराइड, सल्फेट,
नाइट्रेट ऐसा आपको देखने को मिले तो समझ जाना वो क्या है, आपका लवण है, सॉल्ट है। और चौथा नंबर के आपका जो कार्बोनिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड है, तो जैसे आपको मैं बोला सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ये आपने बुक में देखे हो, पढ़े हो, लेकिन हमको क्या पहचान नहीं पाते, सर ये कौन सा है, ये लवण है, क्षार, कैसे जानेंगे भाई? आपको नाम, हमको कैसे जानते हैं कि मेरा नाम ये है, मेरा नाम वो है, फलाना है, हमको कैसे पता चलता? नाम से पता चलता है भाई। तो उसी तरीके से आपको उसके नाम से जानना है। क्लोराइड है तो किसका सॉल्ट रहेगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। सल्फेट है तो सल्फ्यूरिक एसिड का। नाइट्रेट है तो नाइट्रिक एसिड का। कार्बोनेट है तो ना कार्बोनिक एसिड का। सेम आपको जो पांचवें नंबर का एसिटिक एसिड, तो भाई एसिटेट रहेगा उसमें। विनेगर, चिकन चिली, पनीर चिली खाते हो ना, तो उसमें क्या डाला रहता है भाई? एसिटिक एसिड, विनेगर डाला रहता है। तो ये सब क्या है? एसिटेट का, उसका एसिड है, और एसिटेट तुम्हारा क्या है? सॉल्ट है। चलिए अब हम आगे देखते हैं इसका कुछ और फार्मूला। हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको लिखिए कॉपी में, क्योंकि ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो ये तो मैं आपको बता दिया, सोडियम क्लोराइड बता दिया, कैल्शियम क्लोराइड बता दिया, सब सॉल्ट है भाई। देखिए सॉल्ट है, जिसमें आपको दिख रहा है एच और ओ एच का कहीं रोल नहीं है। क्या नहीं है? ना तो इसमें आपको हाइड्रोजन दिखने को मिलेगा, ना तो इसमें OH देखने को मिलेगा। क्यों भाई? ये दोनों निकल गए तभी तो सॉल्ट बने हैं। तो ये भी अच्छा ट्रिक है आपके लिए पहचानने का। आपको कहीं पे भी देखिए क्या नहीं दिख रहा है भाई? क्या नहीं दिख रहा है बोला मैं? हाइड्रोजन देखने को नहीं मिलेगा सॉल्ट में। देखिए चलिए, जिंक क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट, ये हो गया एल्यूमिनियम सल्फेट। ये सब क्या है? लवण के एग्जाम्पल है। किसके? लवण के एग्जाम्पल है। उसी तरीके से इधर और है भाई, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, ये सब उसके उस कंपाउंड के फार्मूला है, जो आपको याद करना है, लिखना है कॉपी में। 2-4 बार लिखिए, 2-4 बार बोलिए, आपको याद हो जाएगा। सोडियम एसिटेट, जिंक कार्बोनेट या फिर कैल्शियम कार्बोनेट, ये देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, कार्बोनेट है, तो ये सब क्या है? उसके लवण वाले भाग होते हैं, सॉल्ट होते हैं, लवण होते हैं। ये तो आपको समझ आ गया होगा कि कैसे बनता है अम्ल और क्षार जब अभिक्रिया करते हैं तो बनते हैं लवण या सॉल्ट, जिसका एग्जांपल्स मैंने आपको कम से कम 10 से 20 एग्जांपल आपको दे दिए हैं। समझ गए होंगे आपको कैसे, आपको ट्रिक भी बता दिया। क्लोराइड है, सल्फेट है, कार्बोनेट है, नाइट्रेट है, ये सब क्या होते हैं? सॉल्ट वाले भाग होते हैं। एकदम से इसका जो बेसिक आइडेंटिफिकेशन है, इतना जानना है कि इसमें एक भाग धनावेशित और दूसरा भाग ऋण आवेशित होता है, ये आपको दिमाग में रखना है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक। हाँ, इसमें कुछ मैं एक रिएजेंट, इसको क्या बोलते हैं? रिएजेंट बॉटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? मैं पहले इंग्लिश में लिख देता हूँ, फिर आपको हिंदी में भी बता दूंगा। रिएजेंट बॉटल, आपको दिख रहा है ना बॉटल टाइप? हाँ, तो इसको क्या बोलते हैं भाई? अभिकर्मक बोलते हैं। हमने अपने लैब में गए होंगे तो देखे होंगे ऐसे बॉटल जो है, ऐसे बॉटल जो है अभिकर्मक बॉटल जो है रखा रहता है। तो देखिए सोडियम क्लोराइड, यहाँ पे कुछ आपको अंतर दिख रहा होगा। ये पीएच दिख रहा है आपको? पीएच क्या भाई? इसका पीएच 7 है, इसका पीएच 6 है और इसका पीएच 9 है। तो कैसे है? मैं आपको बताया था कि जो थोड़ा सा अंतर आपको दिख रहा होगा, ये तीनों के तीनों क्या है? सोडियम कार्बोनेट भी क्या है? सॉल्ट है। अमोनियम क्लोराइड भी क्या है? सॉल्ट है। सोडियम क्लोराइड भी क्या है? सॉल्ट है। लेकिन इसके पीएच में थोड़ा सा अंतर आपको दिख रहा होगा। तो इसका पीएच है 7, जो कि ज्यादा ही न्यूट्रल है। अमोनियम क्लोराइड का जो सॉल्यूशन है थोड़ा सा एसिडिक है, पीएच 6 है। और सोडियम कार्बोनेट का जो सॉल्यूशन है वो पीएच 9। ठीक है, क्योंकि क्षारी है भाई, क्षारी सोडियम कार्बोनेट तो बेस है ही है ना, हमको तो पता है ये क्या है, क्षार है। ऐसा नहीं है कि लवण है तो उसका उदासीन, भाई लवण है मतलब उसका पीएच 7, ऐसा नहीं होगा, कहीं भी लिखा नहीं है। लवण है मतलब क्या? क्षारीय लवण है ये क्या है? अमोनियम क्लोराइड क्या है? ये अम्लीय लवण है। और ये क्या है? उदासीन है। तो लवण का मतलब ऐसा कभी भी दिमाग में नहीं लाना है कि सर ये तो सॉल्ट है, इसका पीएच 7 होता है, उदासीन होता है। नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। हो सकता है वो क्षारी ज्यादा क्षार है तो पीएच बढ़ रहा है इसका, देखिए। और इसका थोड़ा सा अम्लीय है, यानी कि 7-6 से ज्यादा होता, 7-8 होता तो ये क्या होता? क्षारीय होता। तो इस तरीके से आपको 3 टाइप की मैंने सॉल्ट दे दिया। ये भी सॉल्ट है, ये भी लवण है, ये भी सॉल्ट, जो भी है आपका तीनों, लेकिन इसके पीएच में आपका कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आपको कोई पूछे कि सारे के सारे लवण का पीएच 7 होता है क्या, तो बताना नहीं, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। आपका जो सॉल्ट है उसके पीएच पे क्या हो सकता है? अंतर हो सकता है।
ठीक है। तो अगर पूछे कि 7 pH वाला लवण का नाम बताइए तो आपको बताना है क्या, सोडियम क्लोराइड। 6 pH यानी कि एसिडिक अम्लीय लवण है सोडियम अमोनियम जो क्लोराइड का सॉल्यूशन है, तो उसका pH होता है 6। और अगर थोड़ा pH बढ़ रहा है, क्षार की तरफ जा रहा है, तो यह आपका क्या है, वह क्षारीय लवण है। ठीक है, तो ये भी आपको दिमाग में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताया वहां पे। चलिए, तो एक कॉमन जो सॉल्ट होता है जिसको हम घरों में यूज करते हैं उसको बोलते हैं सामान्य लवण, जो कि है आपका सोडियम क्लोराइड। आपने घरों में देखा है टाटा का सॉल्ट यूज करते हैं। ठीक है, तो इसको देखते हैं बनता कैसे है। ये कैसे बनता है, मैं आपको बताया कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH को आपको लेना है, उसमें मिलाना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या मिलाना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। AQ का मतलब क्या है, AQ का मतलब है आपका एक्वस, बताया था आपको। उसी तरीके से आपका बनेगा। अब इसका देखो, ये धनावेशित भाग है और ये ऋणावेशित भाग है। ये धन वाले पहले वाले का जो पहला भाग है वो दूसरे के साथ अभिक्रिया करेगा बोला था, और इसका जो दूसरा भाग है वो इसके पहले वाले के साथ करेगा। ये ट्रिक बताया था आपको। तो देखो, Na के साथ मिला देना Cl को, तो बन गया NaCl। और ये देखो OH को मिला देंगे हम इस H के साथ, तो बन गया वाटर। तो बन गया हमारा क्या, सॉल्ट बन गया भाई। ये तो हमारा हो गया लवण। अब देखो, ये कुछ आपको डायग्राम दिख रहा है, चित्र दिख रहा है। यहाँ पे देखिए, ये सोडियम क्लोराइड टेबल में रखा रहता है ना, जब हमको नमक कम लगता है तो हम डालते हैं। ये देखिए ये कैसे बनता है। देखिए, समुद्र के पानी को, समुद्र में जो सॉल्ट वाटर रहते हैं उसको क्या करते हैं, सुखाते हैं, और जब इवोपरेट हो जाता है, ठीक है, तो उससे बनता है आपका विओपरेशन, मतलब होता है वाष्पीकृत करते हैं पूरे पानी को, जब उड़ा देते हैं तो बनता है आपका ये लवण। और इसी को रॉक सॉल्ट भी बोलते हैं, जो कि आपका खनिज, खनिज समझते हो ना, खनिज मतलब क्या, जब खदान से, खुदाई से जब निकलता है तो इस प्रकार से अंडरग्राउंड, जमीन के अंदर जो है माइनिंग रखा रहता है, डिपॉजिट, तो कहलाता है आपका रॉक सॉल्ट। ये भी आपका क्या है, नमक है, जो कहलाता है आपका कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड। तो इस तरीके से फॉर्मेशन होता है सोडियम क्लोराइड का। चलिए, अब एक लास्ट टॉपिक और बचा है, थोड़ा सा आपके सिलेबस में दिया है अम्ल वर्षा। तो इससे पहले मैं आपको अम्ल, क्षार और लवण सारे चीज आपको पढ़ा चुका हूं, उसका थोड़ा सा आगे का हिस्सा है अम्ल क्षार। आज मैं 10 मिनट में या 5 मिनट में थोड़ा सा इसका समरी भी बता दूंगा, फिर आपका ये चैप्टर कंप्लीट खत्म हो जाएगा। तो बच्चों चलिए चलते हैं अम्ल वर्षा की तरफ। ये आपने अपने पिछले क्लास में पर्यावरण में जरूर पढ़े होंगे। पर्यावरण आपने पढ़ते हो ना, 8वीं 9वीं 10वीं में पर्यावरण जब हम पढ़ते हैं तो इसमें एक टॉपिक आता है अम्ल वर्षा। तो इस शब्द से आप जरूर वाकिफ हो, आपको पता है, आप रूबरू हो इस टॉपिक से। थोड़ा सा मैं इसको इसी केमिस्ट्री बता देता हूं कि अम्ल वर्षा क्या होता है। तो यहाँ पे अगर हम इसको पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा, सामान्यतः वर्षा के जल का pH मान 7 होता है। वैसे तो शुद्ध जल का pH मान 7 होता ही है, तो इसको बोलते हैं आसुत जल। क्या बोलते हैं, आसुत जल। इसका pH होता है 7, ये आपको मैं बता चुका हूं। किंतु वायुमंडल में उपस्थित गैसों की विलय, भाई गैस जो है पानी में घुल जाता है। इसका सीधा सीधा उदाहरण है आपका कोल्ड ड्रिंक। जब आप पीते हो कोल्ड ड्रिंक को तो देखना, उसको जब सेक करते हो तो गैस बाहर निकलता है, यानी कि आपका जो गैस होता है, वो जो गैस होता है वो जल में विलय रहता है, घुला रहता है। तो उस कारण उसके pH मान में कमी हो जाती है। क्यों, क्योंकि वायुमंडल में एक से गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर ट्राइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। तो इस तरीके के जो गैस होते हैं वो पानी में जब पानी गिरता है, वर्षा के जल गिरता है, तो उसमें घुल जाने की वजह से उसका मान क्या हो जाता है, 7 से, भाई 7 पहले था, 7 से क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, कम हो गया, और आपका pH हो गया 5.6। तो आपका जल का मान जब pH कम हो गया तो आपका वर्षा क्या हो गया, आपका वर्षा अम्लीय हो गया, अम्ल वर्षा। उसी वर्षा को बोलते हैं अम्ल वर्ष। तो उसे बोलते हैं एसिड रेन। और इसका मुख्य कारण क्या है, कैसे होता है एसिड, क्यों अम्ल हो रहा है पानी, भाई हमारा जो pH हो तो 7 होना चाहिए। तो उसकी वजह यह है कि ईंधन के दहन, हम आजकल क्या कर रहे हैं, लकड़ी जला रहे हैं खाना बनाने के लिए, एक जो भी जला रहे हैं उससे क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस वायुमंडल में रिलीज हो रहा है, नाइट्रोजन की ऑक्साइड है, साथ ही वनस्पतियों के सड़ने तथा ज्वालामुखी के फटने से उत्पन्न गैस, भाई वॉल्केनिक रप्चर्स हो रहे हैं,
तो इस सब चीज से क्या हो रहा है, आपके वायुमंडल में सब गैस अलग अलग मात्रा में वृद्धि हो रही है, और उस गैस जब उस गैस का मिलन होता है, जब वाटर के साथ रिएक्शन होता है, तो आपका वो जो जल है पृथ्वी की सतह पर पहुंचकर इस सब चीज को हानि पहुंचाता है, वनस्पति, प्राणियों, इमारतों। तो इसका सीधा सीधा उदाहरण आपको देखने को मिलेगा, या आपने सुने होंगे, जैसे बोलते हैं ना कि ताजमहल बहुत पुराने जमाने से बना है, उसमें संगमरमर से बना है, तो उस तरीके के जब उसमें एसिड रेन पड़ेगा, और इसका उदाहरण आपको बता देता हूं। बोलते हैं कि जब बरसात की पहली बारिश होती है तो भीगना नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि उसमें अम्ल वर्षा हो सकता है, एसिड रेन हो सकता है, जो आपके बॉडी के लिए हानिकारक होता है। तो बच्चों ये देखिए क्या बना, कार्बोनिक एसिड बना, ठीक है, सल्फर ट्राइऑक्साइड बना, H2SO4 बना, ये सब अम्ल है, ये सब अम्ल के उदाहरण है। तो ये क्या कॉज करता है, क्या कारण करता है, अम्ल वर्षा बनाता है, अम्ल वर्षा बनाता है, अम्लीय वर्षा भी बोलते हैं या एसिड रेन बोलते हैं, ठीक है। चलिए, हाँ, तो 2 मिनट मैं आपको समरी बता देता हूं कि हमने पूरे इस 5 लेक्चर में क्या क्या सीखा। तो चलिए शुरू करते हैं, हमने सीखा क्या क्या सीखे हैं, शुरू से चलते हैं। हमने सबसे पहले लेक्चर में देखा था सूचक, इंडिकेटर, जो कि आपको बताया था मैं, लिटमस पेपर, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर बताया था। अम्ल एवं क्षार के साथ अभिक्रिया कर नए पदार्थ बनाते हैं, जिसके कारण सूचक के रंग में परिवर्तन होता है। ये आपको मैं बता चुका हूं। ये आपका पूरा चैप्टर खत्म हो गया। अब थोड़ा सा समरी बना, सारांश बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं? सारांश। हमने क्या क्या सीखा इसको एक बार देख लेते हैं, फिर आपको रिवाइज हो जाएगा हमने क्या क्या पढ़ा। उसी तरीके से नीला लिटमस पेपर वाला बताया था आपको, अनीला छालानी बताया था। अम्ल क्या करता है भाई, नीला लिटमस पेपर को लाल करता है, और जो क्षार होता है वो लाल को नीला करता है, ये बताया था। चलिए, इसके बाद तीसरे पॉइंट में मैं आपको कुछ प्राकृतिक सूचक बताया था। प्राकृतिक, जो प्रकृति में पाया जाता है, गुड़हल के फूल है, गुलाब के फूल है, लाल फूल, लाल पत्ता गोभी, हल्दी, ये सब क्या होते हैं, अम्ल क्षार सूचक के रूप में इसको प्रयोग कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट है इसका, कुछ ऐसे पदार्थ बताया था जो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर होते हैं। देखिए, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या करते हैं, सुगंध से बताते हैं कि अम्ल या क्षार। उसका उदाहरण है लौंग का तेल, प्याज या वेनिला। या आपको एग्जाम में अगर पूछे कौन सा आपका जो ऑल्फैक्टरी है, इसको बोलते हैं हिंदी में घ्राण सूचक इंडिकेटर है, तो आपको बताना है। ये देखो, पहला एग्जांपल है लौंग का तेल, दूसरा है प्याज, और तीसरा वेनिला। ये आपको मैं अच्छे से बताया हूँ, लेक्चर में जाके देखिए, पिछले वाले लेक्चर में पूरा समझाया हूँ। फिर आता है अम्ल और क्षार जो है धातु से अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं। आज का लेक्चर तो पूरा सॉल्ट में बताया मैं आपको। और क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करते हैं। फिर नेक्स्ट है अम्ल धातु कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके उसी के संगत सॉल्ट बनाते हैं और CO2 तथा जल बनाते हैं। इतना हो गया। और क्षारक अधात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया कर लवण और जल का निर्माण करते हैं। ये तो हम जानते हैं, चाहे अम्ल हो या क्षार हो, दोनों क्या करेंगे, जब वो अभिक्रिया करेंगे क्या बनाएंगे, लवण और जल। इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट और देखते हैं हमने इस चैप्टर में क्या क्या सीखा। इस चैप्टर में हमने कुछ और सीखे थे, उदासीनीकरण अभिक्रिया। हाँ, ये तो मैं आपको बता दिया कैसे होता है। अम्ल और क्षार जब एक दूसरे से अभिक्रिया करते हैं, कौन से अभिक्रिया से, उदासीनीकरण अभिक्रिया से, तो आपका बनता है, क्या बनता है, आपका बनेगा जल और बनेगा आपका लवण। ये एकदम लिख के रख लीजिए, आपको खाली स्थान में पूछ सकते हैं, आपको जो मल्टीपल चॉइस जो बहुविकल्पी प्रश्न उसमें भी पूछ सकते हैं, इसको याद रखना है। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट है अम्ल एवं क्षार के जलीय विलयन में विद्युत का चालन करते हैं। हाँ, ये भी बताया था, विद्युत का चालन। क्यों भाई, उसमें आयंस रहेंगे, और आयंस मतलब क्या, जो कंडक्टेंस होते हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी जो कंडक्ट करता है वो किसके ऊपर निर्भर करता है, आपका आयंस के ऊपर निर्भर करता है। और वो इसमें देखो धन आयन है H+ आयन, जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन आयन, और इसको बोलते हैं OH आयन, यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन, इसको क्या बोलते हैं। इस तरीके से आपका दोनों जो है धन और ऋण एक कंपाउंड में रहते हैं और विद्युत का सुचालन करते हैं। उसी तरीके से आपका pH है। हाँ, pH भी पढ़ाया हूं मैं आपको। pH क्या है, pH जो है 0 से लेकर 14 तक एक स्केल है, जिसको सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने 1909 में बनाया था। और क्या बताता है, वो एक स्केल है जिसमें आपको H+ की मात्रा और OH- आयन की मात्रा के आधार पर उनको बांटा गया है, और वो अम्लीयता और क्षारीयता को बताता है। तो किसी उदासीन विलयन का अगर pH मान मैं पूछूं
तो आपको बताना है क्या, 7। क्या होता है, 7। और अम्लीय माध्यम का पीएच मान होता है 7 से कम और क्षारीय माध्यम का पीएच होता है 7 से ज्यादा। ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख सकते हैं, मैंने जो आपको सारांश लिखा है। फिर है आपका लवण का धनात्मक भाग। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको देखने को मिलेगा, एक नया चीज देखने को मिलेगा जिसमें बोलते हैं अम्लीय मूलक। अम्लीय मूलक, तो देखिए कैसे, मान लीजिए अगर आपके पास एक सॉल्ट है, उदाहरण के लिए मैं आपको लिखूं, क्या है, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट क्या है, लवण है। एग्जाम्पल मैं आपको बताया हूं, तो यहाँ पे लिखे देखिए, लवण का धनात्मक भाग क्षारक से आता है। तो धनात्मक भाग क्या है इसमें, धनात्मक भाग क्या है आपका, कॉपर है, और ऋणात्मक भाग क्या है इसका, सल्फेट है। तो ये धनात्मक भाग कहां से आया होगा, कहां से आया होगा, इसके क्षार भाग से आया होगा। तो जो ऋणात्मक भाग होते हैं, धनात्मक भाग, सॉरी, लवण का धनात्मक भाग क्षारक से आता है, जिसे क्षारीय मूलक कहते हैं। तो इसमें क्षारीय मूलक क्या हुआ, कॉपर जो है क्षारीय मूलक है, और ऋणात्मक भाग अम्ल से आता है, जिसको बोलते हैं अम्लीय मूलक। मैं आपको एग्जाम्पल से और समझा देता हूं। यहाँ पे देखिए, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से बताया था। ये देखिए, यहाँ पे सॉल्ट का एग्जाम्पल लिया था। देखिए, अम्ल और क्षार जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, लवण। तो देखिए NaCl लिखा है, तो यहाँ पे आपको अगर कोई पूछेंगे NaCl, भाई इसका Na भाग कहाँ से आया था, Na भाग कहाँ से आया था इसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड से आया था, सोडियम हाइड्रोक्साइड से आया था। और ये Cl भाग कहाँ से आया था, ये HCl से आया था, HCl से आया था। तो ये हो गया आपका, इसमें जो Na था वो क्या हुआ आपका, क्षारीय मूलक हुआ, क्योंकि ये कहाँ से आया था, ये कहाँ से आया था आपका, क्षार से आया था। और ये जो HCl अम्ल था, तो HCl जो ऋणात्मक भाग है वो कहां से आया था, HCl से आया था। तो ये क्या हुआ आपका, अम्लीय मूलक हो गया। इसको भी आपको पूछ सकते हैं, अम्लीय मूलक। क्यों, इसमें नाम से स्पष्ट हो रहा है भाई, ये मूल, ये जो क्लोरीन है कहां से आया था, इसका मूल क्या था, HCl है, तो ये अम्लीय मूलक हो गए। और ये जो Na+ है वो कहां से आया है, क्षार से, तो क्षार इसका मूल है, तो ये क्षारीय मूलक हो गया। चलिए, ये आपको मैं समझा दिया, अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक। बस थोड़ा सा और, फिर आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलिए, इतना तो बता दिया मैं। हाँ, एक लास्ट बताया, लवण की प्रकृति अम्लीय, क्षारीय या उदासीन हो। हाँ, ये भी आपको बताया। देखिए भाई, हमको क्या दिमाग में रहता है, लवण है मतलब उसका pH 7 होगा, बिल्कुल नहीं। लवण की प्रकृति या तो वो अम्लीय भी हो सकता है, क्षारीय भी हो सकता है, और उदासीन भी हो सकता है। चाहे वो उदासीनीकरण अभिक्रिया से बना है, तो इसका दिमाग में ये नहीं रखना कि अरे सब के सब लवण क्या है, उदासीन है, बिल्कुल नहीं रखना है, एकदम दिमाग में रख लेनी है बात। चलिए, अब ये चैप्टर जो है एकदम से मैंने पूरा आपको सारांश बता दिया, इतना ही है आपके चैप्टर में। इसका कुछ क्वेश्चंस होंगे आपके बुक में, वो मैं कराऊंगा इसके बाद। ठीक है बच्चों, आपको इसको पूरा एक बार सारे वीडियो से एक बार देख लेना है, शुरू से क्या क्या मैंने पढ़ाया है, रिवाइज कर लेना है। आपको इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आएंगे, जो भी डाउट्स आएंगे, वो आप कमेंट कीजिए, मैं उस डाउट को सॉल्व करूंगा, और फिर हम इसका क्वेश्चन करेंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलेंगे। तब तक कि आपको इस वीडियो को अच्छे से देखिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।